या आप लोगों का हर किसी के पास पैन तो होगा ही होगा, या फिर जिनके पास पैन नहीं होगा वो पैन बनवाने की कोशिश में लगे होंगे। बहुत कम लोग ऐसे हैं। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक नियम है जिसमें सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। ये बदलाव 1 अप्रैल 2026 से यानी इसी साल 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। वो बदलाव क्या है और आपको किस तरह से सावधानी बरतनी है, गौरी बताएं। गौरी, देखिए, सबसे पहले तो पैन बनवाना अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। यानी कि अभी तक आप अपना अगर आधार भी देते थे तो आपको पैन मिल जाता था। अब खाली आधार के बेसिस पे आपको पैन नहीं मिलेगा, आपको एक और कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट देना होगा। वो डॉक्यूमेंट आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, लेकिन सिर्फ आधार के बेसिस पे आपको अब पैन नहीं मिलेगा। और जैसे हमने पहले कभी हमारे शो में डिस्कस भी किया था, सारे फॉर्म नंबर्स भी अब चेंज हो चुके हैं, फॉर्मेट्स भी बदल चुके हैं और फॉर्म नंबर भी। तो आपको देखना होगा आपने जब पैन के लिए अप्लाई करना है। इसी के साथ साथ जो बड़ा चेंज है वो है लिमिट्स चेंज हो गई है। यानी कि अगर आप पहले किसी ट्रांजैक्शन पे पैन देते थे, अब उस अमाउंट पे आपको पैन नहीं देना, उसकी लिमिट चेंज हो गई है। जब हम बैंक में कैश डिपॉजिट कराते थे, हमें 50,000 के ऊपर अगर हम एक सिंगल एंट्री डिपॉजिट कराते थे, हमें पैन देना होता था। और इसी को लिमिट को ना क्रॉस करने के लिए बहुत लोग 49,000 48,000 का कैश जमा कराते थे ताकि पैन ना देना हो। अब ये लिमिट ऑल टुगेदर हट गई है। अब पूरे साल में अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करेंगे तो आपको पैन देना होगा। तो अब ये लिमिट आपकी फाइनेंशियल ईयर वाइज देखी जाएगी। इसी के साथ साथ मोटर व्हीकल आप जब खरीदते थे तो आपको उस केस में यूजुअली हर परचेज पे आपको पैन देना होता था। अब आपको 5 लाख के ऊपर की परचेज पे आपको पैन देना होगा, चाहे वो मोटर व्हीकल 4 व्हीलर हो या वो 2 व्हीलर हो। 5 लाख के ऊपर लिमिट जाएगी तो आपको पैन देना होगा। इसी के साथ साथ इमूवेबल प्रॉपर्टी आप परचेज करते थे, पहले 10 लाख से ऊपर सर्कल रेट हो या रजिस्ट्री की वैल्यू हो, 10 लाख के ऊपर होता था तो आपको पैन देना होता था। अब इस लिमिट को बढ़ा के 20 लाख कर दिया है। होटल बिल्स, रेस्टोरेंट बिल्स या बैंक्वेट में आपने कोई फंक्शन किया है, उसका अगर बिल आप 50,000 से ज़्यादा कैश में सेटल करते थे तो आपको पैन देना होता था। अब इसको बढ़ा के 1 लाख कर दिया है। और इंश्योरेंस अगर आप कुछ परचेज करते हैं तो उसका प्रीमियम पहले अगर 50,000 से ज़्यादा होता था साल का, तब आपको पैन देना होता था। अब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रीमियम अमाउंट आपको पैन देना होगा। ये चेंजेस हैं। बाकी कुछ लिमिट्स पहले जैसी अभी भी हैं। और अगर कोई भी ट्रांजैक्शन इस लिमिट में इन हेड्स में फॉल नहीं करती है और उसकी वैल्यू 2 लाख से ज़्यादा है तो आपको पैन देना ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि कई जगह पैन की सीमा बढ़ाई गई है, कई जगह पैन की सीमा खत्म कर दी गई कि आपको देना ही पड़ेगा हर हाल। क्या वजह क्या? इसके लिए मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कुछ फिगर्स आउटडेटेड हो गई थी। जो कुछ साल पहले तक 5,000, 10,000, 50,000 की वैल्यू थी, आज वो सेम नहीं रही है। तो मुझे लगता है उसको थोड़ा सा इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया, क्योंकि बहुत पुरानी फिगर्स थी। और कुछ जगह जहां पे और स्ट्रिक्ट कर दिया है, वहां पे कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा लगता है कि कहीं चूक हो रही है, कहीं से इवेजन हो रहा है, हम उसको टैप नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे उसको मैंडेटरी कर दिया है। तो इसको टोटली एक मुझे लगता है ओवरऑल की सरकार ने पूरा देखा है कहां कहां बढ़ाने की जरूरत है, कहां इसको कम करने की जरूरत है। तो चलिए, तो ये है पैन से जुड़ा हुआ जो नियम है, इसमें बदलाव किया गया है। जो भी आप लेन देन करते हैं उसमें पैन से जुड़े नियम, सीमा, उसमें बदलाव किया गया है। इसका ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसा करते हैं, शुरू करते हैं फिर से सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं पुणे, जहां से विजय कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय कुमार साहब, नमस्कार। नमस्ते सर। बताया जाए, क्या उलझन है आपकी? सर, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैंने एक होम लोन लिया हुआ था 2023 में। तो होम लोन पे कोऑनर का नाम है, मेरी वाइफ का भी नाम है, और वो पेमेंट मेरे अकाउंट से होता है, जो मेरी सैलरी अकाउंट से होते हैं। तो अभी जैसे मेरी सैलरी हायर इनकम में आ गई है तो मैं उन्हें टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर लिया। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि सबसे पहले चीज थोड़ा टैक्स प्लानिंग कैसे किया जाए कि थोड़ा सा बच पाए। प्लस क्या मेरी वाइफ वो यूज कर सकती है ITR फाइल करते समय, होम लोन डिडक्शन वाला? आपकी वाइफ वर्किंग है? नहीं, मेरी वाइफ हाउस वाइफ है। ठीक है, तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट होता है इनकम टैक्स एक्ट में, जहाँ पे देखा जाता है कि एक्चुअली ये
पैसा किसने दिया है उस एसेट को परचेज करने के लिए। वो को ओनर है, वो कन्वीनियंस के लिए हर कोई अपने स्पाउस का नाम ऐड कराता है, लेकिन क्योंकि वो वर्किंग नहीं है, अगर वो वर्किंग होती और उन्होंने पैसा नहीं भी दिया होता तो भी हम एक व्यू ये ले सकते हैं कि वो घर चला रही हैं और आपने घर खरीदा है तो कंट्रीब्यूशन उनका रहा, लेकिन क्योंकि वो वर्किंग नहीं है तो उनका डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन नहीं रहा उस घर को खरीदने में। आप हाई इनकम में आते हैं लेकिन वो घर भी आप ही के पैसे से लिया गया है तो उसके डीम्ड ओनर फॉर इनकम टैक्स पर्पस आप ही होंगे। आपको ही उसका अगर जो भी रेंट आ रहा है या बाद में आप उस प्रॉपर्टी को बेचेंगे, जो भी कैपिटल गेन होगा वो सारा का सारा आप ही की इनकम में ऐड होगा। अगर वाइफ की इनकम में आप ऐड कर देंगे और बाद में नोटिस आया तो आपको एक्सप्लेन करने में बहुत दिक्कत होगी कि वाइफ के नाम पे आपने इसको कैसे क्लेम किया, और ये कहीं ना कहीं टैक्स एवेजन का रूप ले सकता है। तो ये कोई दिक्कत विजय जी क्लियर है? नहीं क्लियर है, ठीक है, मैं तो अपने ही नाम पे करवाऊंगा। और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ प्लानिंग आप बता सकते हैं कि ताकि मैं थोड़ा रिड्यूस कर पाऊँ? न्यू टैक्स रीजन में तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। हाउस प्रॉपर्टी में तो ओल्ड और न्यू दोनों में ही सिर्फ आपको 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है हाउस प्रॉपर्टी के लिए, वो सेम ही है। और जब तक ये लिमिट 30% रहती है इसके ऊपर आप कुछ भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। एक म्युनिसिपल टैक्सेस आप और डिडक्ट कर सकते हैं जो आई एम श्योर आप करेंगे, जो भी आप टैक्स पे करेंगे। इसके अलावा आप कोई डिडक्शन उसमें क्लेम नहीं कर। HUF वगैरह बनने से कोई फायदा नहीं होता यहाँ पे? देखिए HUF का फायदा बहुत लिमिटेड स्कोप के लिए होता है बट वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर आपकी है तो उन केसेस में ज्यादा फायदा होता है, बिकॉज आप इस प्रॉपर्टी को HUF में अगर देंगे तो ये तो मेंबर की कंट्रीब्यूशन हो जाएगी और इसमें क्लबिंग हो जाती है। इनके पर्टिकुलर केस में HUF का फायदा नहीं होगा। चलिए, कोशिश तो हमने काफ़ी की विजय जी कि इनके मुंह से निकलवाया जाए, कुछ रिलीफ मिल जाए, लेकिन इन्होंने कुछ बोला नहीं तो मैं तो कुछ बता ही नहीं सकता। खैर, आमदनी बढ़ती जाएगी, टैक्स कटेगा तो क्या होगा, आमदनी बढ़ाइए। किसी ने सही कहा, खर्च बढ़ाएंगे तो अपने आप आमदनी बढ़ जाएगी। चलिए चलते हैं अहमदाबाद। RS मिश्रा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मिश्रा साहब नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी, नमस्कार। बताया जाए, गौरी जी हैं हमारे साथ आपके सारे उलझन दूर करने के लिए। हाँ जी, ये मेरी वाइफ का मामला है। तो FY 23-24 का रिटर्न में जो है हमने वो क्लेम किया था 87A रिबेट ये कैपिटल गेन्स पर, STCG पर। तो वो ये तो अब उसमें रिटर्न तो एक्सेप्ट हो गया था, उसमें अलाउ हो गया था, लेकिन उन्होंने बाद में जो है डिमांड कर दिया उसका, वो रिजेक्ट कर दिया 87A रिबेट। अच्छा। हाँ, तो बाद में मैंने जो है बहुत ग्रीवेंस में लिखा, रेक्टिफिकेशन फाइल, सारा कुछ रिजेक्ट हो गया। तो फिर हमने अपील किया था कमिश्नर को। वो अपील जो है अलाउ हो गई मुझे 13/10/25 को, लेकिन उसका जो है ऑर्डर गिविंग इफेक्ट जो है वो नहीं, कुछ रिवाइज जो करना चाहिए, ऑर्डर पास करना चाहिए। और रिफंड तो मैंने वो टैक्स भी भर दिया था जब उन्होंने डिमांड किया, तो उस पर इंटरेस्ट वगैरह ना बढ़े इसलिए मैंने टैक्स जमा कर दिया था एज डिमांडेड। तो उसके बाद अपील में अलाउ हुआ, लेकिन वो उसका ना मुझे रिफंड आया ना कोई रिवाइज ऑर्डर पास किया। तो अभी क्या करना चाहिए मुझे? गौरी जी बताएंगे? गौरी जी बताइए, बड़ा परेशान ये जो इनके साथ हुआ, ये उस साल बहुत लोगों के साथ हुआ था। बिकॉज जब लोग रिटर्न भर रहे थे, स्पीड में सबकी फाइलिंग हो रही थी, उसी टाइम सडनली सरकार ने यूटिलिटी चेंज कर दी और 87A का रिबेट हटा दिया। तो ये अच्छी बात है कि आप अपील में जीत गए और केस आपके फेवर में आया है। असेसिंग ऑफिसर को इसका इफेक्ट देना होगा, जो ऑर्डर गिविंग इफेक्ट है उसको रिलीज करना होगा। अभी अगर उसमें असेसिंग ऑफिसर ने देर कर दी है और आपके पास अभी तक आपका पैसा नहीं आया है, तो उनको इंटरेस्ट भी देना होगा, यानी कि आपको जो अपील में जो अमाउंट डिसाइड किया गया है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। अगर आप चाहते हैं तो आप एक बार असेसिंग ऑफिसर से मिल के आ जाइए, या आप एक ग्रीवियंस दोबारा डाल सकते हैं। और एक हेल्पलाइन होती है, टैक्स डिमांड मैनेजमेंट हेल्पलाइन, उनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे इस चीज़ के लिए। हालांकि क्योंकि अपील में केस आपके फेवर में गया है, तो ऐसा नहीं होगा कि असेसिंग ऑफिसर वो पैसा आपको नहीं देंगे। टाइम की बात है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर हो रहा है, आपको स्पीड अप कराना है, आप ऑफिसर से मिल सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसका इफेक्ट वो दे दें।
चलिए मिश्रा साहब, अपील करिए, हो जाना चाहिए क्योंकि आप इसका हकदार हैं, कहीं इसमें दिक्कत होगी नहीं। जैसा कि गौरी बता रही हैं, फिर भी कोई दिक्कत है तो वापस से लिखिएगा tax@moneycontrol.com पे, हम कोशिश करेंगे उसको दूसरे स्तर से सुलझाने की कोशिश करेंगे। और गौरी बहुत बहुत धन्यवाद सारे सवालों का जवाब देने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST से, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर, और सवाल भेजें तो अपना नाम और मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें, वो मोबाइल नंबर जिसको आप उठा सकें, जिस पर हम सीधे ऐसे ही अपने टैक्स गुरु से आपकी बात करवा सकें।